नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन में सेक्शन बी उसका गद्य विभाग और क्वेश्चन 2A 4-5 वाक्य में उत्तर करेंगे। स्टूडेंट याद रखना कौन सा रिवीजन चल रहा है, सेक्शन बी का क्वेश्चन 2A। आगे जो शब्द समूह और कौन किसे कहता है आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन शब्द समूह है वो आपको ग्रामर के साथ उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन 2A का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर 2 का लेंगे, गद्य विभाग है इसलिए। तो हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है सॉरी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। हाँ, ये क्वेश्चन पहले हमने दीप में एकदम अच्छे से टॉपिक वाइज कर लिए हैं, इसलिए आपको याद होंगे। फिर भी एक बार आप सब पढ़ लेना और ये रिवीजन में लिखना कंपलसरी है। हाँ, क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां ना जले इसलिए उसने चिमटा खरीदा था। सेकंड क्वेश्चन है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। आंसर है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो वह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाएगी। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे इसके कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। हाँ, क्योंकि उसने चिमटा खरीदा था तो सभी बच्चे उससे पूछ रहे थे, तो उसने वर्णन किया जैसे मैंने अभी आपको समझाया वैसे। तो इसलिए उसने चिमटा खरीदा और उसकी जो सर्वोपरिता है, मतलब उसके गुण हैं, वो गुण उसने सबको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो इसका आंसर होगा, हामिद ने खाने पीने की चीज़ें न लेकर चिमटा लिया है। यह जानकर अम्मा को हामिद पे गुस्सा आया। गुस्सा हुई अम्मा को जब हामिद ने बताया कि रोटियां बनाते वक्त उसके हाथ जल न जाए इसलिए चिमटा लिया है। हामिद का प्रेम भरा व्यवहार देखकर दादी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। पहले दादी गुस्सा हुई कि ये चिमटा लेकर चला आया, लेकिन जब हामिद ने उसको सही कारण बताया कि रोटी जब तवे पर रोटी सेकती है दादी अम्मा तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो वो हाथ न जले और उंगलियों में तकलीफ न हो इसलिए उसने चिमटा खरीदा है। तो अपने प्रति जो ये अपने पोते का भाव था वो देखकर बुढ़ी अम्मा का जो क्रोध था वो स्नेह में यानी कि प्रेम में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना ने दामन फैलाकर हामिद को दुआएं क्यों दी। तो इसका आंसर होगा, हामिद ने अमीना से जब कहा कि रोटियां पकाते समय उसके हाथ जल जाते हैं इसलिए मेले से वह चिमटा लाया है। हामिद का अपने प्रति ये प्रेम देखकर अमीना गदगद हो गई। उसका गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद ने मेले में खिलौने, मिठाई आदि की दुकानें देखी होगी, उसका मन भी ललचाया होगा, फिर भी अपनी सारी भावनाओं को दबाकर उसने चिमटा लिया होगा। अपने पोते का खुद के प्रति प्रेम स्नेह देखकर अमीना की आंखें भर आई और दामन फैलाकर वह हामिद को दुआएं देने लगी। अमीना सोचने लगी कि ये हामिद है तो बच्चा ही ना, मेले में सारी चीज़ें देखकर उसका मन भी ललचाया होगा, फिर भी अपने दादी के लिए उसने अपनी भावनाओं को
दबा दिया और अपने दादी के प्रति जो उसका स्नेह था, उसका प्रेम था, वो देखकर वो गदगद हो जाता। स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए, मतलब रिकॉर्ड बनाए। सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन से भाग लिया। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। मतलब 4 आवर्स 24 मिनट्स और 42 किलोमीटर का सफ़र था, तो उसमें उसने फर्स्ट स्थान लिया था। सुनीता से पहले शैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए थे। सेकंड क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, पर उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया। यहाँ वे सफल डॉक्टर के रूप में रहे थे। 1960 में अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उपसीबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उसकी 3 संतान में सुनीता सबसे छोटी है। इस तरह मूल गुजराती होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस प्रकार सुनीता का भारतीय होने पर हमें गर्व है। भले उसका जन्म अमेरिका में हुआ था, उसकी पढ़ाई, उसका वो सब कुछ अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसके पिताजी गुजरात से जुड़े हुए थे, जिसका नाम था दीपक भाई पंड्या। हाँ, तो उस हिसाब से उसका भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता ने अपने सपने साकार कैसे किए। तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की बहुत इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट प्रशिक्षण यानी कि वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में भी वो रही थी। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल तक चला। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। मतलब उसके लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ी और ये सब 8 साल तक चला। कड़ा प्रशिक्षण मतलब एकदम स्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग उसको दी गई, जो उसने पार कर दी और फिर वो आगे बढ़ गई और अपने सपने साकार किए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3rd चैप्टर के बड़े आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे 5th चैप्टर, क्योंकि हम गद्य विभाग कर रहे हैं इसलिए। 5th चैप्टर है सवाल बालमन के जवाब अब्दुल कलाम के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है क्यों। हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम जो देखते हैं वो जल्दी याद रह जाता है, और वो क्यों। देखते हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। मतलब हम जो देखते हैं वो चित्र पूरा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। सेकंड है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। क्या था, तो उन्होंने माध्यमिक यानी कि 10th तक उन्होंने
पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम में होनी चाहिए। उन्होंने 10th 12th ये सब हिंदी में मतलब अपनी मातृभाषा में की, फिर उन्होंने कॉलेज इंग्लिश मीडियम में किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या समझाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है वो भी हमारी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम में होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। मतलब हम जिस भाषा में सोचेंगे उसी भाषा में पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए वो सही रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार में मातृभाषा ही होती है, घर का व्यवहार वो सब, तो हमारे लिए वही पढ़ाई सही रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई करनी जरूरी है। इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। हाँ, हमारे व्यवहार में अगर मातृभाषा होगी तो हम हमारी बात प्रकट मतलब दूसरों के सामने रखने के लिए वही भाषा में हमें सरलता होगी। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम बनाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। आज हम देखते हैं कि हम पूरी दुनिया के देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कलाम जी का मानना है कि पढ़ाई तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए, फिर भी हमें अगर दूसरे देशों के साथ संपर्क रखना है तो उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? हमारे देश के विकास के लिए महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिए हैं? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति हो गई है। इसलिए महिला भी पुरुषों की तरह काम कर रही है और हमारे राष्ट्र का हर क्षेत्र में आगे रहकर वो हमारे राष्ट्र का विकास कर रही है। तो यही उसकी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? जो सेना होती है उसका क्या महत्व है? सेना भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस गए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। हाँ, मतलब जो हमारी सेना है वो हमारे हर मुसीबत में सहारा देने के लिए तत्पर रहती है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे विद्रोह हो या कोई आपत्ति हो, भूकंप हो, बाढ़ हो। तो हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सेना के जवानों ने इतने लोगों को बचाया, इससे बचाया। तो हमारे देश के जो जवान हैं वो देश की सेवा के लिए किसी भी परिस्थिति में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5th चैप्टर के बड़े आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 6th चैप्टर के बड़े आंसर यानी कि 4-5 लाइन आंसर पढ़ेंगे। 6th चैप्टर है भरत, जिसके बड़े आंसर हम आज पढ़ेंगे। सर्वदमन के व्यवहारों से दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं या तो आते थे? तो इसका आंसर है, सर्वदमन की निर्भयता और हिम्मत देखकर दुष्यंत आनंदित हो जाते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। उसके मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उनके लगता है कि जरूर किसी वीर पुरुष का पुत्र है। उसकी हथेली में कमल के जैसी चमक थी और चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। हाँ, क्या? तो उसके जो व्यवहार था उसको देखकर दुष्यंत एकदम आनंदित होते थे। उनको उसके प्रति प्रेम प्रकट होता था। हाँ, और उसमें जो उस बालक के मुख पर दमक थी, चमक थी,
वो देखकर दुष्यंत को लगता था कि किसी चक्रवर्ती का ही बेटा होना चाहिए। और उसकी हथेली भी कमल की तरह सुंदर थी और उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। उंगलियां भी अद्भुत थी। ये देखकर दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए थे। सिंह शावक को छुड़ाते समय जब उनके हाथ ने बालक के हथेली को स्पर्श किया तो सोचने लगे कि मनुष्य कितने धन्य है जो अपने पुत्र को गोदी में बिठा सकते हैं। हाँ, जब उन्होंने उसकी उंगलियां देखी तो वो भी अद्भुत थी और वो देखकर दुष्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और सिंह के बच्चे को जब उनसे हाथ से छुड़ाते थे तब वो सोचने लगे उसके स्पर्श से कि वो मनुष्य कितने धन्य है जो अपने पुत्र को अपने गोद में बिठा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। उसके मुख पर अग्नि के समान चमक थी, हथेली में कमल जैसी दमक थी और उसकी निर्भयता और हिम्मत वीर पुरुषों जैसी थी। शावक को पकड़कर उसके दांत गिनना किसी वीर पुरुष का बेटा ही कर सकता है। उसे सिंह के शावक की माँ का भी भय नहीं था। तो ये सारे जो लक्षण थे वो एक वीर पुरुष के ही थे। तो यही उसका स्वभाव था कि वो सुंदर था, आकर्षक था, उसके मुख पर अग्नि के जैसी चमक थी, वो निर्भय था और उसमें सारे गुण वीर पुरुषों जैसे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पात्रा लिखन है, यानी कि उसका कैरेक्टर जो है वो उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम दुष्यंत के बारे में लिखेंगे। तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन के व्यवहार ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। सर्वदमन को देखकर वे सोचते थे कि उनका भी कोई ऐसा पुत्र होता तो वे धन्य हो जाते। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उनको पता चल ही जाता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। तब उनका मन आनंद विभोर हो जाता है और हृदय में पितृवात्सल्य उभर आता है। क्या होता है? तो उसके व्यवहार जो कोमल हृदय के व्यक्ति थे, फिर बालक सर्वदमन के व्यवहार ने उन्हें मुग्ध कर दिया था और उसको देखकर वो सोचते थे कि उनका भी कोई ऐसा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उनको पता चल जाता है कि सर्वदमन ही उनका बेटा है। तो ये जानकर वो आनंद विभोर हो जाते हैं और पितृवात्सल्य उनमें उभर आता है। अब ऐसे ही है सर्वदमन, जैसे हमने दुष्यंत का पढ़ा वैसे सर्वदमन का। सर्वदमन असाधारण बालक है। उसने एक दिन एक सिंह शावक को पकड़ लिया और उसके मुंह में दांत गिन रहा था। तपस्विनियों ने छोड़ने को कहा तो वो उनकी बात मानता नहीं है, परंतु दुष्यंत की बात मानकर वह छोड़ देता है। उसकी सूरत दुष्यंत से मिलती थी। अपराजिता नाम का रक्षा सूत्र साबित कर देता है कि सर्वदमन ही दुष्यंत का पुत्र है। इस तरह एक दूसरे से अनजान होते हुए भी दोनों के मन में पिता पुत्र जैसे भाव उमड़ रहे थे। क्या होता है? तो वो एक असाधारण बालक था। उसने एक दिन सिंह शावक को पकड़ लिया था और उसके दांत गिन रहा था। तपस्विनियों ने बहुत ही रिक्वेस्ट की, फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और फिर दुष्यंत की बात मानकर उसने छोड़ दिया। फिर उसके हाथ में अपराजिता नाम का जो रक्षा सूत्र था उसने साबित कर दिया कि दुष्यंत ही उसका पिता है और उसके लक्षण सारे वीर पुरुषों जैसे थे। फिर इस प्रकार एक दूसरे से अनजान होते हुए भी दोनों के पिता पुत्र होने का भाव उमड़ आता है। अब हम करेंगे चैप्टर 9 ममता, जिसके 4-5 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे
और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। हाँ, वहाँ का वर्णन है कि काशी में धर्मचक्र विहार था, मौर्य और गुप्त सम्राटों ने जिसको बनाया था और उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन फिर वो खंडर बन चुका था और उसके जो शिखर थे वो खंडित हो चुके थे और वहाँ पे झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी वो टूटी हुई दीवारें और ईंटों थे, उसमें भारतीय शिल्पकला की दिखाई देती थी, भव्य झलक दिखाई देती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई शिल्प की विभूति कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उस जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उनके निर्माता शहंशाह का अकबर और उनके पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का नाम तक नहीं था, क्योंकि अकबर इसका श्रेय खुद लेना चाहता था, जो गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। क्या था कि हमने पढ़ा कि ममता की झोपड़ी में हुमायूं ने आश्रय लिया था और उसने आदेश दिया था कि इस जगह बड़ा महल बनाना, मतलब झोपड़ी की जगह उसके लिए घर बनवा दे। लेकिन हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा अकबर होता है शहंशाह। वो झोपड़ी बना तो देता है, लेकिन वहाँ पर जो लिखता है शिलालेख, उसमें खुद का और खुद के पिता का नाम लिखता है। जो मालकिन थी उस झोपड़ी की और उसके पिता को जिसने सहारा दिया था, ऐसी ममता का वर्णन कहीं पे भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सभी चैप्टर के गद्य विभाग के बड़े आंसर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आपको ये सब नोट में लिख लेना है, रिवीजन अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले रिवीजन के साथ मिलेंगे। ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।